बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। लास्ट वीडियो है अबाउट दिस यूनिट मेडिकेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब उसमें पढ़ते हैं आईवी की जो कम्प्लिकेशन, वो पढ़ते हैं वन बाय वन। उसमें है इनफिल्ट्रेशन हमारे पास है कम्प्लिकेशन में, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे पास कैथेटर ऑक्लजन है। और तीसरा जो हमारे पास है वो है एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो चौथा नंबर पर है वो है हमारे पास प्लेबाइटस। और पांचवी नंबर पर जो है वो है हमारे पास इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हो सकती है आईवी कम्प्लिकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है और इसमें ये एक्वेन आ गया है, ठीक है। ये क्या है? एक्वेन है, ठीक है। जब हमारे पास जो फ्लूइड है वो वेन के बाद उसको एक्स्ट्रावाइजेशन कहते हैं। यह भी लेट सपोज ये फ्लूइड वगैरह आ गया है, तो ये क्या हमारे पास क्या है, उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम क्या हुई, सबसे पहले आप लोगों को पता चला कि ये बाहर की तरफ आ गया, तो सबसे पहला साइन सिम्टम है वो है स्वेलिंग, ठीक है। दूसरा जो साइन सिम्टम्स है वो है फ्लूइड लीकिंग। फ्लूइड तो जाहिर सी बात है कि लीक हो गया यहाँ से, वेन से, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो जगह है हमारे पास, ये बाहर की तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ ये क्या लगेगा, कूल लगेगा। इट्स विल बी कूल, ये हमारे पास क्या होंगी, कूल होगी। दूसरा नंबर चौथा हमारे पास जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक बात लिख लिया अपने साथ, ठीक है। जब आपने यहाँ एक वेन जो आपने आईवी लाइन वगैरह पास की है, तो वो फ्लूइड जो है जब बाहर की तरफ जा रहा है तो वो क्या होंगी, स्लो होगी, ठीक है। तो स्विलिंग हो गया, फ्लूइड लीकिंग हो गया, ये जगह कूल हो गया, जो रेट है वो क्या होंगी, स्लो होगी। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये पेन करेगा ये जगह, और टेंडरनेस होगी, और ये अगर बच्चा है वो क्या करेगा, क्राई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। दूसरा जो हमारे पास है वो है कैथेटर अकल्जन। अकल्जन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पोर्ड। लेट सपोज हमारे पास ये एक कैथेटर है, ये क्या हो गया, इस तरीके से इसे पोर्ड हो गया। जब ये पोर्ड हो गया तो इसमें फ्लूइड अच्छी तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें जब फ्लूइड जो है सही तरीके से मतलब है नहीं जाएगा, और फ्लूइड हमारे पास क्या होंगी, ब्लॉक होंगी इसमें, ठीक है। तो फ्लूइड विल नॉट इन्फ्यूज आर अनएबल टू फ्लश, ठीक है। ये इन्फ्यूज ये नहीं होगा और फ्लश भी नहीं होगा फ्लूइड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट पंप अलार्म, तो हमारे पास ये लाइन को फ्लश करना है, और ये किंक्स देखना है कि इस चीज़ को कहते हैं किंक्स, किंक्स या उसको कहते हैं बेंडिंग, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो कैथेटर अकल्जन भी हो गया। इसके बाद है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या है, ठीक है। जब हमारे पास जो एक ट्यूबिंग है और उसमें एयर आ गया, क्या आ गया, एयर। तो जब इसमें एयर आ गया तो हमारे पास उसका जो रेट है वो क्या होगी, स्लो होगी, क्या होगी, स्लो होगी, या बिल्कुल वो जो स्टॉप होगी हमारे पास जो फ्लूइड है। तो ये ज़रूर देखना है। और हम इसका जो फ्लूइड है वो रिमूव करेंगे, और कौन सी चीज़ से हम ये रिमूव करेंगे, हम ये सिरिंज से रिमूव करेंगे, थ्रू सिरिंज यूज़, ये एमसीक्यूज में आ गया है, ठीक है। तो जब हमारे पास एयर एम्बालिज्म हो गया तो एयर का हम किस चीज़ से रिमूव करेंगे, सिरिंज के थ्रू, ठीक है। रिमूव एयर फ्रॉम ट्यूबिंग विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब इसके बाद हम आते हैं प्लेबाइटिस की तरफ। तो प्लेबाइटिस हमारे साथ केमिकल इरिटेशन है। कैसे केमिकल इरिटेशन, ये लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है और इसमें ये एक वेन है, ठीक है। ये जब एक वेन है तो हमारे पास इस वेन से क्या होंगी, इरिटेशन होगी, ऐसे केमिकल क्या होंगी, इरिटेशन होगी। तो ये वेन भी डैमेज होगा और इससे इरिटेशन भी होगा, वेन उसमें स्पेशली डैमेज होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब वेन डैमेज होगा तो ये डायरेक्टली हमारे पास जो रेट वगैरह भी स्लो होगा, ठीक है। और जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमेशा जो है प्लेबाइटिस, जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो हम इससे पहले इन्फिल्ट्रेशन के लिए
और प्लेबाइटिस के लिए जो है ये ज़रूर देखेंगे। एक प्लेबाइटिस और इन्फ्लेमेशन की बिफोर मेडिसिन ज़रूर देखना है, बिफोर मेडिकेशन देने से। अगर दोनों ऑप्शन है, एक है इन्फिल्ट्रेशन और एक है प्लेबाइटिस, तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फर्स्ट चॉइस पे क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, और सेकंड चॉइस पे हमारे पास है क्या है, प्लेबाइटिस चेक करना है, ठीक है। इस वेन की हमारे पास साइन सिम्टम्स में क्या हमने ये पढ़ा कि वेन डैमेज होगा, रेट क्या होंगी, स्लो होगी, और जहाँ भी ये चीज़ होगा वहाँ क्या होंगी, एरेथमा होगी। एरेथमा का मतलब रेडनेस होगी, और ये बात याद रखिए कि इसके साथ साथ ये क्या होंगी, वार्म होगी। क्या होंगी, वार्म होगी, ज़रूर ये वार्म होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी क्या है, साइन सिम्टम्स है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेबाइटिस है। इसके बाद इन्फेक्शन हमारे पास जो भी जगह वो इन्फेक्टेड हो सकती है, ठीक है, अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल आप यूज़ नहीं करती। तो इसलिए हम जो है 72 हावर्स आफ्टर जो है IV लाइन जो है वो चेंज करते हैं। कितनी, 72 हावर्स। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग ये क्या करें, याद करें, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम एक चीज़ टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है रीज़न फॉर पंप अलार्म। जब हमारे पास पंप अलार्म स्टार्ट करेंगे तो क्या, कब कब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जो वॉल्यूम रीसेट करते हैं फ्लूइड के, ठीक है, तो ये अलार्म जो है ये स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा IV मोर IV सोल्यूशन, जब और IV सोल्यूशन ऐड करते हैं तो हम उसके लिए ये रीज़न, ये अलार्म जो है, ये पंप जो ये है मतलब पंप अलार्म बजा सकते हैं, ठीक है। तो IV सोल्यूशन जब देती है दूसरा, या वॉल्यूम रिसेट करते हैं। एक और चीज़ उसको कहते हैं किंक्ड। किंक्ड ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास जो ट्यूब है वो ऐसा हो गया, ये स्ट्रेट की बजाय क्या होगा, किंक हो गया, बेंडिंग हो गया, इस वजह से अलार्म हो सकती है। इसके बाद जो है चाइल्ड, जब बच्चा वो हो लाइंग एंड ट्यूबिंग, जब वो ट्यूब पे क्या करेंगे, लाइंग करेंगे, तो इसके वजह से भी हमारे पास क्या हो सकती है, अलार्म हो सकती है। या इसके साथ अगर ट्यूबिंग में हमारे पास क्या है, एयर है, या हमारे पास इनफिल्ट्रेशन हुआ है, इनफिल्ट्रेटेड साइड है, तो इस वजह पे हमारे पास, इस वजूहात की बिना पर हमारे पास क्या है, अलार्म हो सकती है, ठीक है। तो ये थी रीज़न फॉर अलार्म, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं एक चीज़, उसको कहते हैं क्लिनिकल फल। तो हमारे पास क्लिनिकल फल क्या है, सबसे पहले लुक एट IV बैग, IV बैग की तरफ देखना है, ठीक है। लुक एट IV बैग, IV बैग देखना है कि वो कहाँ है। अगर अपर है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपवर्ड अकल्जन, अगर अपवर्ड अकल्जन है तो उसमें IV बैग होगी। उसके साथ जो है फ्लूइड एंड लेवल एंड ब्यूरिटॉल, ब्यूरिटॉल में कितनी फ्लूइड है, ये भी क्या है, अपवर्ड में है। और इसके साथ साथ हमारे पास बॉल ड्रिप चैम्बर में तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है अपवर्ड। अब हमारे पास जो है डाउनवर्ड, उसके नीचे क्या क्या है, ठीक है। जो डाउनवर्ड अलार्म है उसमें है ऑल क्लैंप्स आर ओपन, सबसे पहले देखना है कि ऑल क्लैंप्स ओपन है कि नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले आप ऐसा काम करें कि नेट पे जब भी आप ये चीज़ देखते हैं तो इसका पिक्चर देखें, ठीक है। पिक्चर ऑफ IV ब्यूरिटॉल, इसके साथ बैग है और इसके साथ जो क्लैंप्स वगैरह जो भी है और बच्चे को लगाए हुए हैं, तो अब उसमें IV बैग भी देंगे, फ्लूइड ब्यूरिटॉल भी देंगे, बॉल ड्रिप चैम्बर ये ऊपर होगी, ठीक है, तो उसको अपवर्ड कहते हैं। और डाउनवर्ड नीचे उसमें क्लैंप होगी। और इसके साथ साथ ये अगर किंक्ड है, ट्यूब क्या है, किंक्ड है, किंग मतलब ऐसा है, ठीक है, तो वो भी होगी। और अगर इरिगेशन है वगैरह, इरिगेशन है तो वो क्या हेपरीन देना है, ठीक है, इरिगेशन वगैरह, तो ये सब अगर नीचे है तो उसको डाउनवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, अब हमारे पास डोजेस की कुछ डिफिनीशन है कि डोज क्या है, डोज सिंगल डोज क्या है, टोटल डोज क्या है, ठीक है। सबसे पहले है डोज ऑफ अ ड्रग। डोज ऑफ अ ड्रग, किसी ड्रग्स की कितनी मकदार में हम देते हैं उसको कहते हैं डोज ऑफ अ ड्रग। लेट सपोज हम कहते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज है वो है 10 mg पर kg, क्या है, 10 mg पर kg, तो ये क्या है, उसकी डोज है, ठीक है।
फिर उसको कहते हैं सिंगल डोज। सिंगल डोज उस डोज को कहते हैं जब हम एक ही दफ़ा कितनी डोज देते हैं, उसको कहते हैं सिंगल डोज। अगर हम सिंगल डोज उसकी 10 mg पर केजी सिंगल उसका देते हैं एक ही टाइम, तो उसको कहते हैं सिंगल डोज, ठीक है। फिर है टोटल डोज। टोटल डोज उसको कहते हैं कि सारा की सारा डोज, सारी द अमाउंट टेकिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी में बी सब डिवाइडेड एंड डिवाइडेड इनटू टू। डेली डोज जो उस टोटल डोज को दूसरा नाम कहते हैं डेली डोज, ठीक है। डेली डोज उसका मतलब है कि सारी दिन का जो डोज है उसको कहते हैं टोटल डोज। लेट सपोज 10 mg हम उसको बीडी देते हैं। 10 mg बीडी मतलब है कि 10 mg पर केजी उसको आप सुबह देते हैं, ठीक है। 10 mg पर केजी उसको सुबह देते हैं, और फिर 10 mg पर केजी जो है उसको नाइट मतलब है कि शाम की। तो जब भी आप 10 mg देते हैं ये है सिंगल डोज। और अगर हम 20 mg पर केजी देते हैं, 20 mg पर केजी, तो ये क्या है, ये है टोटल डोज। क्योंकि ये सारी दिन का डोज है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का ही डोज है, ठीक है। तो टोटल डोज और सिंगल डोज में ये फर्क है, सिंगल डोज एक ही टाइम की है और टोटल डोज सारी ही दिन की है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ आ जाए, उसको कहते हैं डोजेज रिजिमी। रिजिमी या शेड्यूल को कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप कहते हैं कि दिन में 4 मरतबा 10 डेज के लिए आप ये मेडिसिन ले लें, तो ये उसकी क्या है, रिजिमी, उसका शेड्यूल है। उसको शेड्यूल भी कहते हैं कि शेड्यूल में जो ड्रग्स है एवरी 8 आवर्स बाद तो ये क्या है, शेड्यूल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डोजेज रिजिमी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब इसके बाद एक और चीज़ आता है, उसको कहते हैं यूजुअल पीडियाट्रिक डोज। यूजुअल का मतलब है कि अमूमी, यूजुअल पीडियाट्रिक डोज, पीडी मैंने लिख लिया, ठीक है। जब यूजुअल पीडियाट्रिक डोज मतलब ये है कि आम ऑर्डिनरी अमाउंट जो आम अमूमन जो हम अमाउंट देते हैं बच्चों को, उसको कहते हैं यूजुअल अमाउंट, ऑर्डिनरी अमाउंट, ठीक है। यूजुअल डोजेज रेंज, यूजुअल डोजेज रेंज, यूजुअल पीडियाट्रिक डोज भी हो गया। एक और टर्म है यूजुअल डोजेज रेंज। यूजुअल डोजेज रेंज का मतलब है कि यूजुअली एक डोज का रेंज। लेट सपोज हम कहते हैं कि लेट सपोज हम सिपाक्लोर है, लेट सपोज क्या है, सिपाक्लोर सिरप है, उसका जो रेजिमी है वो है 10 to 15 mg पर केजी, ठीक है। तो ये 10 to 15 mg ये उसका जो है यूजुअल डोजेज रेंज है, ठीक है, 10 to 15। तो उसको कहते हैं यूजुअल डोजेज रेंज। डिफिनीशन क्या है, द क्वांटिटेटिव रेंज और अमाउंट ऑफ ड्रग दैट मे बी प्रेस विद इन द गाइडलाइंस ऑफ यूजुअल मेडिकल प्रैक्टिस, आम यूजुअल प्रैक्टिस में जो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मीडियन इफेक्टिव डोज। क्या है मीडियन इफेक्टिव डोज? What is median effective dose? तो हमारे पास मीडियन इफेक्टिव डोज इसको कहते हैं जो उस इंटेंसिटी जब हमारे पास वो प्रॉपर काम करेगा, इंटेंसिटी वो मीडियन इंटेंसिटी एट द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट एंड 50% इंडिविजुअल टेस्टेड। आप जो भी मीडियन इफेक्टिव डोज, वो डोज जो 50% लोगों में क्या करेगा, वो काम करेगा। जो डोज आप यूज़ करते हैं और वो 50% पेशेंट में इफेक्टिव है, तो इसको कहते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज। इसके बाद आते हैं मिनिमम इफेक्टिव डोज। क्या है मिनिमम इफेक्टिव डोज? मिनिमम इफेक्टिव डोज नहीं, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की लेवल, मकदार। तो आप जब मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, मिनिमम अमाउंट, और वो अपना काम फंक्शन वो अपना काम करते हैं, अपना फंक्शन करता है, तो उसको कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और इसके साथ है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन हमारे पास ये है कि जब आप मिनिमम अमाउंट पे मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट पे, और वो जो
मेडिसन है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्या है? मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। अगर वो अपना इफेक्ट शो करता है उसको कहते हैं मिनिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन, और अगर टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है तो उसको कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डोज के हवाले से कुछ डिफिनीशन। सॉरी यह आप लोगों ने नहीं देखा, तो उसको कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इसके बाद हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको कहते हैं डोज मेजरमेंट। क्या है? डोज मेजरमेंट। हम डोज कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज है, कुछ चीज़ें है वो याद करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास उसको कहते हैं 1 टीस्पून। टीस्पून वो कितनी ml का बराबर है? फिर 1 डेजर्ट स्पून। डेजर्ट, DESSERT। और फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून। ठीक है, वो कितनी के बराबर है? फिर इसके बाद हमारे पास 1 कॉफी कप, वो कितनी के बराबर है? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून 5 ml की बराबर है, ये याद करना। डिजर्ट स्पून 10 ml की बराबर है। टेबल स्पून 15 ml की बराबर है। और 1 कॉफ़ी कप जो है 30 ml की बराबर है। फिर उसको आगे कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसके साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोप या USP कहते हैं कि हमारे पास 20 GTT ड्रॉप्स, वो 20 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 ml। ये इस पे MCQs आया है कि USP क्या कहते हैं कि 20 कितनी ml, वो कितनी ड्रॉप्स जो 1 ml की बराबर है, तो 20 GTT थी, 20 ड्रॉप्स थी 1 ml की बराबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब हम जो है कैलकुलेशन ऑफ डोज कैसे करेंगे उसके लिए कुछ फार्मूला है। सबसे पहला जो फार्मूला है उसको कहते हैं यंग फार्मूला। क्या? यंग। तो यंग फार्मूला क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स। एज इन ईयर्स क्या है? एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय वो क्या है? फिर एज इन ईयर, एज इन ईयर डिवाइड बाय एज इन ईयर, और इसके साथ क्या है? +12। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है एडल्ट की डोज से। AD एडल्ट की डोज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगी हमारे पास चाइल्ड के लिए जो जो डोज है वो हो चाइल्ड के लिए होगी C डोज। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द यंग्स। एक दूसरा बंदा था, उसका था कॉलिंग नेम। तो कॉलिंग ने चाइल्ड डोज के लिए जो फार्मूला किया था उसने बताया था एज इन ईयर ऑफ द नेक्स्ट बर्थडे। एज इन ईयर ऑफ नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट बर्थडे का मतलब ये कि अब बच्चा 8 ईयर का है तो नेक्स्ट बर्थडे उसका क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, तो उसको डिवाइड करना है कितने से? उसको डिवाइड करना है 24 से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ये है दूसरा फार्मूला। ठीक है, तीसरा फार्मूला है फ्राइड, FRIED का, फ्राइड्स रूल। फ्राइड्स कहते हैं कि चाइल्ड की डोज है वो बराबर होगी एज अब मंथ्स में। क्या है? एज मंथ्स में, और डिवाइड बाय कितनी से डिवाइड करना है? 150 से, और मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्राइड फार्मूला। ये प्राइड्स फार्मूला, और इसके साथ एक और बंदा है, इसका नाम है क्लार्क। क्लार्क्स और प्राइड फार्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये एज इन मंथ्स की जगह वेट इन पाउंड है। वो कहते हैं कि चाइल्ड डोज बराबर होंगी वेट इन पाउंड्स। ठीक है, डिवाइड बाय 150 और मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये होगी हमारे पास क्या? ये होगी हमारे पास चाइल्ड डोज की जो डोज है वो पॉइंट होगी। ठीक है, अब हमारे पास है कि बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। अगर सॉरी बच्चे की अगर बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया उन्होंने दी है, तो इसके लिए जो फार्मूला है तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया
और बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, ये याद रखिए कि वो मीटर स्क्वायर पे होगी, डिवाइड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाइड करना है एडल्ट डोज से। तो सैंपल क्या है? सैंपल ये है कि 1.73 से ये डिवाइड करना है, और बॉडी सरफेस एरिया ऑलरेडी दी है। अगर हमें पेशेंट की बॉडी सरफेस एरिया मालूम करना है, पेशेंट की बॉडी सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है? पेशेंट की जो हाइट है उसकी क्या लेंगे, वो लेंगे सेंटीमीटर में, और उसको जो वेट है केजी में, उसको मल्टीप्लाइड करें, वेट इन केजी में क्या करें, मल्टीप्लाइड करें, और 3600 3600 में क्या करें, डिवाइड करें, उसका अंडर रूट लेंगे, तो बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में क्या होंगी, पाइंड होगी पेशेंट की। ठीक है, इस तरीके से हम पेशेंट की बॉडी सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। इस पे अभी 2 क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन खुद ही हल करें, यंग रूल पे हल करें, या जो भी रूल्स है, या कोविंग्स रूल, जो रूल्स आपको अच्छी लगी उससे आप पॉइंट कर सकते हैं। अगर क्लार्क्स रूल या फ्राइड्स रूल, जो भी रूल आप लोगों को अच्छी लगती है, तो इससे आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो यूनिट है वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।